ओके, जय हिंद। हाँ, देखो हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। रेस्पिरेशन में हमने कंप्लीटली ऑल टॉपिक्स हम ऑलमोस्ट कवर करने वाले हैं। बस केवल हमारा फिश का बचा है और उसके साथ साथ फिर हमारा मतलब क्या कहते हैं, अर्थवर्म का बचा और एक ह्यूमन बॉडी का बचा है। लेकिन एक बार मैं फ्लो चार्ट बना दे रहा कि हम लोगों ने रेस्पिरेशन एज अ टॉपिक कैसे स्टार्ट किया था। रेस्पिरेशन में हमने कंप्लीटली जान लिया था कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच यू ट्राइंग टू मेक द एनर्जी फ्रॉम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन दैट रिगार्ड द रेस्पिरेशन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड द एनारोबिक एंड वन इज कॉल्ड द एरोबिक। फिर जब हम ये चीजें जान गए थे, फिर हमें पता चला था कि एक्चुअली में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी जो तुम्हारा यूटिलाइज कर रहा है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर तुम्हारा लिविंग थिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो उस बेसिस पे हमने क्या कहते हैं, दो कैटेगरी पढ़ी। पहले हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, प्लांट का पढ़ा अच्छे से, उसको हमने कवर किया। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा फिर मतलब एनिमल का पढ़ा। और एनिमल की कैटेगरी में हमने जाना कि यार जो तुम्हारे एनिमल होते हैं तुम्हारे सिंपल भी पाए जाते हैं और तुम्हारे कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं। तो सिंपल में हमने मतलब क्या कहते हैं, अमीबा के बारे में अच्छे से पढ़ दिया। और इससे रिलेटेड जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, प्लानेरिया था। और जो इससे रिलेटेड जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पैरामीशियम था, उसका हमने थोड़ा सा ब्रेक थ्रू कर लिया था। ये चीज है। फिर जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स एनिमल में हमने जाना था कि उनके एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता था, वो वर्क करता था जिसकी वजह से रेस्पिरेशन होता था। तो उसमें जो हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी, जो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें जाना था, उसमें हमने कौन सा जानवर जाना था तुम्हारा, बताओ मुझे। किसके एनिमल। बारे। हाँ। फिश फिश नहीं मतलब फिश थोड़ा बहुत इनके बारे में कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझने की अर्थवॉर्म। कोशिश की थी कि भाई वो तुम्हारा अर्थवॉर्म हो सकता है। और अर्थवॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोपोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, ऑर्थोपोडा की भी कैटेगरी में रखते हैं। और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था, किसके बारे में जाना था, फिर तुम्हारा हमने इंसेक्ट्स में बारे में जाना था। इंसेक्ट्स की कैटेगरी में हमने किस चीज को रखा था, वो तुम्हारे कुछ भी हो सकते हैं, है ना। वो तुम्हारा कॉकरोच हो सकता है ना। वो मिलियंस ऑफ चीजें हो सकती है। वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, हाउस फ्लाइज भी हो सकता है, इवन तुम्हारा मॉस्किटो भी हो सकता है। ये भी सारी चीजें ऑर्थोपोडा इंसेक्ट्स। फिर उसके बाद फिर हमने तुम्हारा टेरेस्ट्रियल में तुम्हारा बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग का तुम्हारा उसका ह्यूमन बीइंग के बारे में समझने की कोशिश किया था कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग एक वो तुम्हारा कर रहा है, रिलेटिवली है तुम्हारा, उसके उसके पास कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और एक हमने पढ़ा था एक्वेटिक एनिमल के बारे में, हमने सच आउट और पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया था। ये चीज था। तो देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है, वो हमने अमीबा के बारे में मतलब सिंपल, ये जो सिंपल वाला है उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ दिया। अब जो हमारा टारगेट होने वाला है रेस्पिरेशन का समझने का, एक है वो तुम्हारा अर्थवर्म और एक है वो तुम्हारा बेसिकली एक्वेटिक एनिमल, जिसमें हम लोग गिल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर आएगा तुम्हारा ह्यूमन बॉडी आएगा। तो ह्यूमन बॉडी आने से पहले अगर एक बार अर्थवर्म और तुम एक्वेटिक एनिमल का रेस्पिरेशन सिस्टम जान जाओगे, तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी वाला थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हम लोग पहले रेट ऑफ ब्रीथिंग, रेट ऑफ मैकेनिज्म, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर सारी चीजें फिर हम लोग रेस्पिरेशन का कंप्लीट करेंगे। लेकिन ओवरऑल चीजें वो सेम ही होंगी जो तुम्हारे अर्थवर्म में हो रही होंगी और वो जो तुम्हारे एक्वेटिक एनिमल में भी हो रही, लेकिन बस केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिफरेंस आता है। तो और मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ तुम्हारा रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। ठीक है, रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म हो गया। ठीक है, तो अर्थवर्म को अगर तुम लोग कभी भी अगर देखने की कोशिश करोगे ना, तो जो उसकी जो स्किन होती है, स्किन कैसी होती है, एकदम मॉइस्ट मॉइस्ट सी होती है ना, कि मतलब क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा सा चिपचिपा चिपचिपा टाइप का होता है। और अगर मैं अर्थवर्म को अगर मैं ऑर्थोपोडा की कैटेगरी में रख रहा हूँ, किसकी कैटेगरी में रख रहा हूँ, तो ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा की कैटेगरी में तुम्हारे अर्थवर्म ही नहीं आते, और भी चीजें आती हैं, जैसे लीचेस हो गया। लीचेस का मतलब जानते हो क्या होता है, बता सकता है मुझे कोई। जोग जोग जोक हो गया ना, ये चीज है। तो अर्थवर्म जो होता है वो तुम्हारी जो गैसेस को एक्सचेंज करता है। गैसेस किस लिए ला रहा है, किस वजह से उसको एक्सचेंज कर रहा है, कि ताकि वो तुम्हारा रेस्पिरेशन कर सके। तो वो जितनी भी गैसेस एक्सचेंज कर रहा है जिसकी वजह से उसका रेस्पिरेशन हो पा रहा है, वो उसके स्किन की वजह से हो पा रहा है। किसकी वजह से हो पा रहा है, वो उसके स्किन की वजह से हो पा रहा है। लेकिन अगर मैं स्किन की अगर थिकनेस की बात करूंगा, तो जो उसकी थिकनेस होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी थिन होती है, पतली होती है। लेकिन इस पतली स्किन के अंदर तुम्हारा ब्लड सप्लाई हो रहा था, क्या हो रहा था, ब्लड सप्लाई हो रहा था। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि अगर मैं एक तुम्हारा ये वॉर्म बना दूं, ठीक है, ये वॉर्म बना दूं, तो इसकी स्किन तो पतली होगी, लेकिन इनके अंदर मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, नर्व जा रही होंगी, ब्लड सेल जा रही होंगी। वो ब्लड सेल बेसिकली एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ऑक्सीजन को सप्लाई कर रही होंगी। और ऑक्सीजन को सप्लाई क्यों कर रही होंगी, ये ताकि उस सेल की अगर कोई भी अगर रेस्पिरेशन से रिक्वायरमेंट है तो वो उसको पूरा कर सके। लेकिन इसका कोई एक फिक्स्ड वो नहीं है ना, कि मैं बोल दूं कि केवल इतने ही लंग्स में मतलब इतने ही स्किन में काम करेगा, नहीं। उसके बॉडी में थ्रू आउट जहां जहां भी स्किन है, वहां वहां वो तुम्हारा रेस्पिरेशन कर रहा होगा। और फिर वो रेस्पिरेशन बड़े ही आसानी से स्किन में इन द फॉर्म ऑफ
डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन चला जाता है। मतलब कि डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन है वो कैसे आराम से, वो थिन, तुम्हारे थिन स्किन के थ्रू बड़े आसानी से चला जा रहा है। अब बाद में वही जो तुम्हारा ऑक्सीजन है वो ब्लड सप्लाई तुम्हारा ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस ऑक्सीजन को पर्टिकुलर जिस भी तुम्हारे सेल को जरूरत है। फिर वो सेल तुम्हारा क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, और जब वो रेस्पिरेशन करेगा तो वो वहां निकालेगा अपनी एटीपी एनर्जी निकालेगा। और अगर वो अपनी एटीपी एनर्जी निकाल रहा है तो वहां से वेस्टेज भी निकलेगा CO2। तो जब भी वेस्टेज निकालेगा तो वो सेम सप्लाई, मतलब कि फिर से वो तुम्हारा ब्लड सिस्टम के थ्रू निकालने की कोशिश करेगा, और फिर ब्लड से फिर से वही चीज वो तुम्हारे स्किन से होते हुए गुजरेगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। आगे ना, तो ये बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन बहुत मतलब बस इसमें बस यही चीज है कि लोग सोचते हैं कि इसमें कोई ब्लड सिस्टम नहीं होता। तो मेरे को बस तुमको ये बताना था कि इसमें भी एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है अर्थवर्म में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसके रेस्पिरेशन प्रोसेस में, कि थ्रू आउट जो उसकी बॉडी है पूरे रेस्पिरेट कर पाए, ये सारी चीजें कर पाए। ठीक है, तो इसको तुम लोग देखो, है ना, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, ये अर्थवर्म है। ठीक है, और अर्थवर्म के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, ये चीज है। तो अभी देखो, अगर जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है, ये अर्थवर्म है ना, इसकी अर्थवर्म की जो तुम स्किन देखोगे काफी, मतलब क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है इसके लिए। मतलब क्या कहते हैं, कोई पर्टिकुलरली कोई इतना लंग्स की जरूरत नहीं हो रही है, ये सारी चीजें नहीं हो रही, वो चीजें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट नहीं हो रही। तो देखो, है ना, और इन्हीं के अंदर तुम देखो बड़े आसानी से क्या स्किन के अंदर तुमको ये ब्लड सप्लाई, तुमको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दिख रहा है। तो बाद में यही ब्लड सप्लाई क्या करती है, तुम्हारा हर जगह सेल तक जाती है, उसको यूटिलाइज करती है, उसको रेस्पिरेशन के थ्रू, और फिर जब वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर से उसको स्किन से निकाल देती है। तो फिर से एक बार तुम देखो, ठीक है, ये देखो तुम्हारा, ये तुम्हारा बेसिकली एक तुम्हारा अर्थवर्म है। अर्थवर्म तुम्हारी एकदम मॉइस्ट स्किन, एकदम पतली सी स्किन, एकदम छोटी सी स्किन, थिन सी स्किन, इसके अंदर तुम्हारे बड़े आराम से ऑक्सीजन चला जाता है, और फिर इसी के अंदर तुम्हारे ब्लड सप्लाईज होती है, उनके साथ वो डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज होने के बाद जहां जहां तुम्हारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जाता है, जहां जहां तुम्हारे सेल की रिक्वायरमेंट होती है वहां वो रेस्पिरेशन करेगा, और रेस्पिरेशन करने के बाद फिर वो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड को सेम वो तुम्हारे ब्लड प्रोसेस के थ्रू स्किन से बाहर वो किक आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं पूछता हूँ कि अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, तो तुम उसका स्किन बताओगे। क्या बताओगे? उसका स्किन बताओगे, इन द सेम वे जैसे हमने अमीबा का पढ़ा था कि अमीबा का भी भैया स्किन होता है, लेकिन हम लोग उसको स्किन नहीं बोलते, रहते देन हम लोग क्या बोलते थे, मैम्ब्रेन बोल देते। क्या बोल देते? प्लाज्मा मैम्ब्रेन बोल देते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। भैया याद रख लेना, जिस जिस रेस्पिरेटरी सरफेस से जो चीज अंदर आ रही होगी, उसी रेस्पिरेटरी सरफेस से तुम्हारे जो जो भी तुम्हारा वेस्टेज होता है रेस्पिरेशन का, जैसे कार्बन यहाँ डाइऑक्साइड, वो भी तुम्हारा एक्सपेल आउट होता है, बाहर निकलता है। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। फिर वो चाहे तुम्हारे गिल्स का, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे फिश का गिल्स क्यों ना हो, ह्यूमन बॉडी का तुम्हारा लंग्स क्यों ना हो, ठीक है, तुम्हारा अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों ना हो, वो सारी चीजें, इवन जो तुम्हारा प्लांट का स्टोमेटा क्यों ना हो, लेंटिसल्स क्यों ना हो, रूट हेयर्स क्यों ना हो, जहां से भी तुम्हारा रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज हो रही होगी, तो मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं कि वहां से गैस आ रही कहीं और से निकलनी, नहीं, जहां से गैस इनलेट होगी वहां से गैस किक आउट भी होगी, बाहर भी निकलेगी, और जो गैस अंदर आएगी वो होगी ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो जो भी तुम्हारे एनिमल एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे इतना। हाँ भैया भैया। हाँ बोलो। भैया मैं बोल रहा था कि अगर हम इसको अर्थवर्म को कट कर देंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं भैया? रीजेनरेशन बोलते हैं, रीजनरेशन ऑफ बॉडी, है ना, ये चीज होता है, इसको रीजनरेशन बोलते हैं, रीजनरेशन ऑफ बॉडी ना। तो ये देखो, ये क्या है अर्थवर्म तुम्हारा, भी रिजनरेशन कर क्या पाता है। चीज? अर्थवर्म भी रिजनरेशन कर पाता है। हाँ, अर्थवॉर्म नहीं, अर्थवॉर्म उतना अच्छे से रीजनरेशन नहीं कर पाता, लेकिन एक सिस्टमेटिक चीज मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तुमने कभी सुना होगा कि अर्थवॉर्म के ऊपर मतलब क्या कहते हैं, कभी भी नमक मत डालो, या फिर जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे कभी भी जोक चपक जाए तो उनको नमक मत डालो। क्यों? क्योंकि तुरंत हट जाते हैं, मतलब हाँ बचने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी स्किन कैसी हो रखी है, और इसका एकदम पानी। मॉइस्ट हो रखी है, एकदम थिन हो रखी है। तो जैसे ही तुम वो डालोगे तो वो जो स्किन में जो है वो तुम्हारी डिफ्यूज होकर अंदर चली जाएगी, और जैसे डिफ्यूज अंदर होकर चली जाएगी, उनका ब्लड सप्लाई फट जाता है, और जैसे ही ब्लड सप्लाई फट जाएगा वो तुरंत तुम्हारी वो की चीज क्या हो जाएगी, वो डेड हो जाएगी। तो इस चीज को समझ लेना, जैसे अर्थवर्म हो गया, लीचेस हो गया, वो सारी चीजें हो गई। तो जहां जहां तुम्हारी स्किन थोड़ी सी पतली वो सब है, तो डेलिकेट होती है, तो जिसकी वजह से बड़े ही आसानी से इसमें जो तुम्हारी ऑक्सीजन है वो अंदर जा पा रही है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, आ भैया, गया। क्या क्या छोड़ देती भैया वो? जो स्किन होती है उसकी काफी पतली होती है, अगर उसमें हम नमक डालेंगे तो नमक क्या होता है एक्चुअली में, वो भी डिफ्यूज हो जाता है। जब डिफ्यूज हो जाता है तो वो भी ब्लड के अंदर जाता है, और ब्लड के अंदर इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई फट जाती है। और जब ब्लड सप्लाई फट जाती है तो तुम्हारी जोक मर जाती है, तुम्हारी लीचेस, तुम्हारे अर्थवर्म, ये सारे मर जाते हैं। ये चीज है। तभी तुमने देखा होगा कि ज्यादातर बोलते हैं कि ज्यादा ना तो बेसिक करना है लैंड को, ना तो ज्यादा एसिडिक करना है ना, ये चीज है। अब आया समझ में?
हाँ भैया। है ना, ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, तुम ही बताओ आर्यन। हाँ भैया। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ अर्थवर्म? भैया स्किन। स्किन हो गया, चलो वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आर्यन। हाँ भैया। व्हाट आर द आर्यन नहीं, की आर्यन नहीं, फीचर? अमन 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 अमन। What are the key features of an earthworm skin that enable exchange gas? It is thin, mostly has and has a good blood supply. मॉइस्ट, मोस्टली नहीं, मॉइस्ट, ठीक है, ये चीज है। आ जाओ आयुष, इसका आंसर बताओ। How is oxygen transported from the skin to the rest of the earthworm body cell? By its blood. लाइट्स ब्लड, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। How does the earthworm A? How earthworm body get rid of the carbon dioxide produced during respiration? It is stored in a special organ. It is exhaled through the mouth. It is carried back by the blood to the skin. It is released through the anus. भैया C वाला। सी वाला, वेरी गुड। अगर रुद्र है तो रुद्र आंसर दे, नहीं तो फिर कार्तिक आंसर दे। Bhaiya, why is the good blood supply important for earthworm respiration? To keep the skin moist, to transport oxygen and carbon dioxide, to protect the worm from predator, to help the. We have option B to transport oxygen and carbon dioxide. याद रख लो, केवल ये तुम्हारा अर्थवॉर्म के लिए नहीं, हमारे बॉडी में ब्लड का काम ही यही चीज है कि वो सप्लाई कर सके, मतलब कि ट्रांसपोर्ट कर सके। अब वो ट्रांसपोर्ट तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं दे रखा। ये चीज है, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। आ जाओ कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ। How is carbon dioxide expelled from the body of an earthworm? Through its skin. थ्रू स्किन, वेरी गुड, है ना। चलो ये आ गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। What are the key features of an earthworm's skin that allows for gases exchange? It is thick and dry. It is thin and moist. भैया बी वाला, it is thin and moist. हाँ वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यान, मुझे इसका आंसर बताओ। रेस्पिरेटरी सरफेस लीचेस का क्या होता है? गिल्स, लंग्स, स्किन, स्पेरिकल्स। Skin. स्किन होता है, वेरी गुड। आ जाओ, अब अमन, इसका आंसर बताओ। यश 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 यश। How do leeches absorb oxygen for respiration? From the air through a mouth, through a tracheal system, through their skin. C वाला। स्किन, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ अमन। बताओ मुझे। आयुष तुम बताओ। Uh, how is carbon dioxide produced during respiration and leeches removed from their body? It is stored in their body. It is diffused out through their skin. It is expressed B. बी वाला ना, वेरी गुड। अच्छा देखो, अभी तक हमने जितना भी रेस्पिरेशन देखा है ना, रेस्पिरेशन के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा, और जब हमने रेस्पिरेशन को कैटेगराइज किया प्लांट के बेसिस पे, है ना, प्लांट के बेसिस पे हमने तीन जगह से देखा रेस्पिरेशन। फिर वो भले चाहे तुम्हारा लीव्स का स्टोमेटा के थ्रू हो रहा हो, वो फिर भले चाहे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा लेंटिसेल्स की वजह से हो रहा हो, या फिर वो चाहे तुम्हारा हेयर की वजह से हो रहा हो ना, तुम्हारे क्या कहते हैं जो रूट हेयर्स की वजह से हो रहा है, ये चीज हो। और फिर अगर मान लो कि अभी तक जो भी हमने एनिमल में केसेस लिया, एनिमल के केसेस में अगर मान लो कि हमने यूनिसेलुलर में अगर मान लो कि हमने अमीबा का लिया, ठीक है, और अगर मान लो कि हम लोग कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर अगर ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, तो फिर उसमें भले चाहे फिर हमने अभी तक जो भी लिया है ना, चाहे वो लीचेस वाला हो, है ना, लीचेस हो, फिर वो चाहे अर्थवर्म हो, है ना, ये चीज हो गया। तो अभी तक हमने जितना भी दिखा ना, इन सब के अपने अलग अलग मतलब क्या कहते हैं, हमको पता चला रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। क्या है तुम्हारे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लेकिन इन सभी के रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे थे? ओपन थे। ओपन मतलब कि ओपन सरफेस पे थे, है ना। स्टोमेटा का सरफेस पे पाया जा रहा है, लेंटिसेल्स का सरफेस पे पाया जा रहा है, रूट हेयर सरफेस पे हो गया, लीचेस अर्थवर्म का भी स्किन में सरफेस पे पाया जा रहा है, अमीबा का भी पैरामीशियम सरफेस पे पाया जा रहा है। लेकिन अब अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर मैं बात कर देता हूँ, तुम्हारे गिल्स की बात कर देता हूँ, तो गिल्स भी कुछ ना कुछ मतलब हद तक तुम्हारा सरफेस पे ही रहता है। अगर मान लो कि एक्वाटिक एनिमल में अगर कोई कॉमन फीचर्स की बात करूंगा, तो तुम्हें मालूम है कि जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है तुम्हारा फिशेस का होता है, वो तुम्हारा गिल्स होता है।
और ये जो गिल्स होता है, जैसे लंग्स दो टाइप्स के होते हैं, वैसे गिल्स भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, दो दो तरीके के होते हैं, मतलब दो दो हिस्से पे होते हैं, और वो दो हिस्से तुम्हारे स्किन से बाहर निकले थे, लेकिन इनके सामने एक प्लेट लगी होती है, क्या लगी रहती है, कवरिंग प्लेट लगी होती है। तो ज्यादातर हम लोग इनको क्या बोलते हैं कि यार जो गिल्स होते हैं वो तुम्हारे ओपन सोर्स ऑफ मतलब, या फिर हम ये नहीं बोल सकते कि ओपन सरफेस पे, बेसिकली गिल जो होता है वो तुम्हारा कवर्ड होता है, कि ताकि वो हम उसको देख ना पाए, ताकि उस पर कोई हमला ना कर पाए, ये सारी चीजें कर ना पाए। तभी तुमने देखा होगा कि जो लोग ज्यादातर जो फिश को बड़े आसानी से उठा लेते हैं, जो जड़ा पड़ी होती है, तो उसको गिल्स की तरफ से उठाते हैं। ऐसा क्यों उठाते हैं? क्योंकि जब गिल्स पे उसको दर्द होता है तो फिर वो ज्यादा हिलती नहीं है, ज्यादा वो चीज करती नहीं। तो ये वो हो गया। अब देखो जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी जो एयर ले रही है वो तुम्हारे एटमॉस्फेयर से ले रही है, लेकिन हमें मालूम है कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल है, अगर उसको रेस्पिरेशन करना है, उसको जो ऑक्सीजन लेना है, वो ऑक्सीजन जो मिलेगी उसको डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन मिलेगी। डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन उसको ऑलरेडी कहाँ से मिलेगी? उसको वाटर से मिलेगी। मतलब कि वाटर में डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन है, बाद में फिर उसको अपने अंदर वो डिफ्यूज करने की कोशिश करती है। तो अगर जैसे मान लो कि तुम, अगर जैसे मान लो कि फिश को अगर तुम ऊपर से देख रहे हो, तो कुछ ये इस तरीके से, मतलब मान लो कि इस तरीके से तुम्हारे इसके गिल्स होते हैं, और गिल्स में काफी सारे ऐसे 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 छोटी 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 ऐसे तुम्हारी नर्व्स होती है। अभी तुम लोग को वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है? तो बाद में ये नर्व्स जैसे हमारे जैसे हमारे लंग्स में एबोलीज और ब्रोंकी इस तरह के वर्ड देखा था, और एबोलीज में तुम्हारे कैपिलरीज होती थी, है ना, कैपिलरीज होती थी। ठीक ऐसे तुम्हारे ये फिश के भी अंदर तुम्हारे काफी छोटे छोटे, मतलब क्या कहते हैं, मतलब वेन्स जाती है, आर्टरीज जाती है, कैपिलरीज जाती है। तो जब भी जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, अगर जैसे मान लो कि फिश का आगे का मुंह है, और अगर मान लो कि पानी आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है? तो जब भी पानी आएगा तो पानी तुम्हारे यहाँ से इनके से होकर गुजरेगा, क्या करेगा? इनके इनके कैपिलरीज से होकर गुजरेगा। तो जो तुम्हारी डिफ्यूज ऑक्सीजन है, जो पानी में जो तुम्हारी डिफ्यूज ऑक्सीजन है, वो बड़े ही आसानी से, मतलब क्या कहते हैं, इन तुम्हारे कैपिलरीज से होके तुम्हारे ब्लड सिस्टम में चली जाएगी। और जो तुम्हारा एक्सेसिव ब्लड है, क्योंकि हमें मालूम है कि डिफ्यूजन तुम्हारा स्मॉलर मॉलिक्यूल का होता है, ऑक्सीजन का होता है, वाटर का होता नहीं। तभी तुमने देखा होगा कि जो पानी, इनका पेट पानी से फट क्यों नहीं जाता, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि ये इसी जगह से पास आउट भी कर दे रही है, क्या कर दे रही है, इसी जगह से गिल्स के थ्रू ये पानी बाहर निकाल भी दे रही है, बाहर पानी निकाल भी दे रही है। बस ये क्या करती है, ऑक्सीजन, डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन को अपने अंदर इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन वो जो डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन जो कैपिलरी के अंदर आया है, वो पूरे बॉडी में फैल पाए, तो वो बॉडी में तभी फैल पाएगा जब वो उसके पास क्या होगा, एक ब्लड सिस्टम होगा ना, क्या होगा, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो एक तुम्हारे जो फिशेस होती है ना, उनके पास भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड में जो तुम्हारी ऑक्सीजन आ रही है, जो कि इस समय जो तुम्हारे गिल्स में बनी है, वो थ्रू आउट द बॉडी हर जगह जा सके, ताकि उसके फिन्स हो गए, ये सारे वर्क कर सके। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? अब देखो जैसे मैंने हर केस में बताया कि जो भी तुम्हारा जो भी ऑर्गन होगा, जो भी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कर रहा होगा, जहां से भी गैसेस कर रहा होगा, वहां से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा वेस्टेज ऑफ रेस्पिरेशन होता है, वहां से भी किक आउट होगा। तो इसका मतलब है कि मान लो कि अगर मैं बॉडी अगर ऐसे पूरी फिश की बना देता हूँ, है ना, बॉडी अगर मान लो पूरी फिश की बना देता हूँ, रेस्पिरेशन यहाँ हुआ, तो रेस्पिरेशन अगर CO2 यहाँ बनेगा, तो इसके पास ऐसा कोई भी चैनल नहीं है कि फिर वो यहाँ से CO2 निकाल दे, नहीं, उसको ब्लड सप्लाई से फिर से उसको आना पड़ेगा गिल्स में, और गिल्स के थ्रू फिर से निकालना पड़ेगा। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो बस इतना याद रख लो कि अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि स्ट्रोमेटा हो गया, लेंटिसेल्स हो गया, हेयर रूट्स हो गया, या फिर अमीबा हो गया, है ना, लीचेस हो गया, अर्थवर्म हो गया, गिल्स हो गया, या फिर ह्यूमन बॉडी का लंग्स हो गया, इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, ये जितने भी अभी जो मैंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर रहा हूँ, ये जो भी, चाहे वो स्किन के बेसिस पे हो रहा हो, है ना, चाहे वो गिल्स के बेसिस पे हो रहा हो, चाहे वो तुम्हारा सरफेस के बेसिस पे हो रहा हो, चाहे जिसके सरफेस पे बेसिस हो रहा हो, वो उनका सेल्फ डिजाइन है। मतलब कि वो उसी पर्पस पे ही काम कर पाएगा। अगर मैं बोलूं कि स्ट्रोमेटा तुम्हारा हेयर रूट हेयर्स में काम करने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक ऐसे ही जैसे मान लो कि फिश है, फिश जो है उसका जो मतलब क्या कहते हैं, रेट ऑफ ब्रीथिंग हाई है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन मैंने बोल दिया कि एक काम करो, तुम्हारे टेरेस्ट्रियल में तो काफी सारी ऑक्सीजन है, तो तुम वहां आ जाओ, वहां तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेकिन बात ये है कि टेरेस्ट्रियल जैसे जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जिनके लिए लंग्स होता है, ये जो लंग्स वगैरह होते हैं ना, जो इनके लिए जो स्किन्स वगैरह होती है, ये सब होती है, तो ये उनके पास नहीं है। मतलब कि जो गिल्स है, गिल्स केवल तुम्हारा इस कंडीशन में बन रखा है कि जो भी तुम्हारी डिफ्यूज ऑक्सीजन पानी में होगी, वो केवल उसी को डिसॉल्व करा पाएगी अपने गिल्स में, अदरवाइज वो नहीं करा पाएगी। इसी वजह से जब भी तुम मछली को ऊपर लाने की कोशिश करते हो, तो उसका दा एंड होने लगता है। लेकिन ये मछली की कैटेगरीज पे भी डिफाइन करता है कि मछली किस चीज की है। अब जैसे मान लो कि काफी सारे तुम्हारी ऐसी भी फिशेज है जो लॉन्ग टाइम तक भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, बाहर रह सकती हैं, पानी में, पानी के बाहर भी रह सकती हैं। ऐसी भी कुछ मछलियां होती हैं, लेकिन जब भी उनको सन की हीट में रखते हैं, तो फिर बाद में उसके बाद वो खत्म होती है। तो वो उनको देखना है कि उनका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, जो वो ऑर्गेनिकली और एनऑर्गेनिक कर पा रहे हैं,
तो उनका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हो पा रहा है। तो अगर किसी बॉडी में किसी का लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा तेज होगा तो फिश को जल्दी से बाहर निकालोगे तो तुरंत खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो तुरंत खत्म हो जाएगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में भैया आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा भैया, जो सबसे पूछना वाला ये है कि जो अगर फिश को पानी से अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, एयर में रख दिया, तो उसमें लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि वो भी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने की कोशिश करेगा, हाँ भैया। है ना। भैया वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, तो उसको भी मतलब एनिमल के केस में हर किसी के पास लैक्टिक एसिड का ही फॉर्मेशन होता है। हाँ पूछो। भैया क्रोकोडाइल के अंदर गिल्स होती है? क्रोकोडाइल्स तुम्हारा एम्फीबियन आता है, उसके अंदर गिल्स नहीं होता है। तो फिर भैया वो पानी के अंदर कैसे सांस लेता है? पानी के अंदर वो जैसे काफी तुमने, मैंने यही तुमको बता रहा हूँ, वो फिश की कैटेगरीज में डिवाइड करेगा कि एक्वेटिक एनिमल में हमने ये फिश का एग्जांपल है जिनके पास गिल्स हैं, जिनके पास गिल्स की थ्रो करते हैं। अब अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा जैसे हिप्पोपोटामस हो गया, वो हो गया, वो पानी के अंदर काफी देर तक रह सकता है। तो वो कैसे रहता है, वो काफी सारी ऑक्सीजन को डिफ्यूज करा लेता है, अंदर से बाहर से करा लेता है, बाद में अंदर जाता है। ठीक है, ऐसे तुमने देखा होगा ब्लू व्हेल होती है, ब्लू व्हेल क्या करती है, जब उसे ऑक्सीजन लेना होता है तो वो सबसे ऊपर आती है। तो उस समय उसके पास भी गिल्स वाला सिस्टम नहीं है। वो क्या है, पहले ऊपर आएगी, ऑक्सीजन लेगी, फिर उसके बाद अंदर जाएगी, फिर उस डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन को फिर मतलब धीरे धीरे अपना ब्लड सप्लाई सिस्टम में अंदर लाने की कोशिश करती है। तो वो मैंने इसी वजह से मैंने बोला एक्वेटिक एनिमल, ऐसा मतलब नहीं है कि हर एक्वेटिक एनिमल्स के पास गिल्स होंगे, नहीं। जिन जिन के पास गिल्स होंगे उन उनके पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा, और उस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो तुम्हारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बड़े आसानी से कर पा रहे होंगे। बस मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था। ये पूरी प्रॉपर ये जो ट्रिक है, मैं तुमको इस वजह से मैंने पढ़ाने की कोशिश की, ताकि जब मैं तुमको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर जो ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम है, जब वो मैं पढ़ाऊं तो तुम्हारे लिए वो बस केवल ऐसा हो कि यार ये तो मैंने पढ़ रखा है। क्योंकि रेट ऑफ मैकेनिज्म, ब्रीथिंग रेट ऑफ मैकेनिज्म, है ना, फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पल्स रेट, ये सारी चीजें रेट, तो बस ये केवल नए नए टॉपिक होंगे। अदरवाइज रेस्पिरेशन के बारे में अब तक तो तुमको समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन भैया सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर हमें ऑक्सीजन पहुंचानी है, और वो ऑक्सीजन आपके अगर ऑर्गन से आ रही है तो हम उसको पर्टिकुलर एक ऑर्गन सिस्टम नाम दे देते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम नाम दे देते हैं। अगर मैं ह्यूमन की बात करूंगा तो भैया ह्यूमन में आपके केस पे लंग आता है, और लंग्स में जो ऑक्सीजन इतनी छोटी होती है तो वो डिफ्यूज इसी वजह से हो पाती है क्योंकि हमारे लंग्स में एवोली पाया रहता है, और एवोली में तुम्हारा ब्रोंकी पाया रहता है, और वो जो ब्रोंकी होता है वो बड़े आसानी से डिफ्यूज करा लेता है। लेकिन अब अगर हम लोग सिंपल डिफ्यूजन कराएंगे तो एक लंग से लेकर टो तक आने में उसको 3 साल लग जाएंगे। लेकिन हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो अगर कहीं टो में भी, अगर कहीं पैर में भी अगर आपके कहीं जरूरत होगी तो वहां तक भी वो बड़े आसानी से ऑक्सीजन को सप्लाई करा पा रहा है। और फिर जब वो तुम्हारा ऑक्सीजन सप्लाई करा देगा भैया, रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो वो फिर से वापस जाएगी लंग्स में, और जब फिर से वापस जाएगी लंग्स में तो फिर उसके बाद फिर लंग्स क्या करेगा, फिर उसी कैपिलरी एक्शंस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। तो ऐसा कंडीशन हो जाएगी। लेकिन जब हमें ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड होती है तब हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा हाई हो जाता है, तब हम उस केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है तो हमें क्रैम्स आ जाते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो तुम्हारा अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये मैंने ऐसे ही बता दिया, है ना। ये एकदम बेसिक से मैंने तुमको जो तुम्हारा इसमें सिस्टम था पूरा बता दिया। लेकिन ये तुमको अभी इसी वजह से समझ में आया, क्यों, क्योंकि स्टोमेटा में पहले रेस्पिरेशन में तुमको प्रैक्टिस कराई, स्टोमेटा में कराया, लेंटिसल्स में कराया, हेयर रूट हेयर्स में कराया, अमीबा में कराया, लीचेस में कराया, बार बार बोला ये चीजें। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें जो होती है, माइन्यूट माइन्यूट से जो चीजें होती है ना, वो चीजें समझना है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखना है कि उस एक्सपेरिमेंट से हम ये पता लगा सके कि नहीं एक्चुअली में जो मतलब क्या कहते हैं, जो हम लोग एक्सेल करते हैं, जो हम लोग एक्सेल करते हैं वो CO2 ही होती है। अगर तुम लोग को याद होगा तो मैंने तुमको केमिस्ट्री में एक तुमको वो एक एक्सपेरिमेंट कराया था, मिल्क मिल्क वाला, लाइम कन्वर्ट लाइम वाटर इनटू मिल्क वाटर, याद है तुम लोग को, हाँ भैया। CO2 याद है पास ना। कराते हैं हाँ तब वो CO2 पास वाटर करा बनता के, है ना। तो हम जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद ही तो उसमें छोड़ते हैं, तभी तो वो तुम्हारा CO2 फिर से फॉर्म होता है, तभी तो जाके फिर तो तुम्हारा COCO3 बनता था, कैल्शियम कार्बोनेट बनता था। तो ये जो सारी चीजें है। और हो जब रही ज्यादा ये, पास कराओ CO2 तो फिर वापस हाँ जाता ये है। चीजें हो गई। और भी चीजें बतानी, जैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये क्या होता है, वन एक्सेलेशन वन इनहेलेशन, ये प्रॉपर सिस्टम क्या होता है, ब्रीथ इन डायफ्राम, अगर तुम लोगों ने कभी नाम सुना होगा जिंदगी में, डायफ्राम बोलते हैं इसको काफी लोग। ये डायफ्राम का क्या रोल होता है, जब तुम्हारा डायफ्राम जब, हाँ है ना, तो जब तुम्हारा डायफ्राम अपर जाता है, जब फूलता है, जब स्वेलअप होता है, तब उस कंडीशन में हम लोग एक्सेल कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, या फिर जब तुम्हारा स्वेलिंग हो रहा होता है, या फिर मतलब क्या कहते हैं जब जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो तब सिस्टम क्या होता है तुम्हारा, है ना। ट्रैकिया का क्या काम है, ऐसा क्या सिस्टम है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम सांस भी ले रहे होते हैं, खाना भी खा लेते हैं, ये सारी चीजें। तो इन सब के बारे में बताना, माउथ हो गया, बक्कल कैविटीज हो गया, है ना। तुम्हारा उस समय जब जब हम ये सारी चीजें पढ़ देंगे ना,
तब हम लोग कैपिलरीज के बारे में भी समथिंग बहुत अच्छे से काफी वीडियोस देख चुके होंगे। तो फिर ये कैपिलरीज का फंडा तुमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में समझ में आएगा, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में तुमको हर्ट पढ़ाया रहेगा। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ बेसिक 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 चीजें से, वो तुम्हारा चैप्टर से कहीं ना कहीं तुम्हारा लिंक आउट हो रखा है। फिर इसी चीज से तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग का हो गया, जिसको बोलते हैं सीओ बोलते हैं। कि जैसे मान लो कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को अगर लेस मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बंद करोगे, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, वो पॉइजनिंग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीप डेथ बोलते हैं। कि मतलब रात में सो रहे थे, हमको पता नहीं चला, वो लोग मर गए, क्यों? क्योंकि स्लीप डेथ हो गई। ये सारी चीजें हो गई। तो ये तुम्हारे कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बिना इंसान को जाने ही मार दी, है ना। ये चीज जानना पड़ेगा। वेंटिलेशन सिस्टम, कि वेंटिलेटर अगर जैसे मान लो कि वेंटिलेटर में अगर किसी को बैठाया रहता है, किसी को बचाया जाता है, तो वो कैसे बचाया जाता है? तो ये इंटरलिंक्ड है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, या फिर जो तुम्हारा ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे बायो का। तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो मैंने अभी तुमको बताया गिल्स के बारे में बताया, रेस्पिरेशन ऑफ फिश। हाँ भैया। इसमें किसी को डाउट है? नहीं है ना? चलो ठीक है, आप देखो तुम लोग। अच्छा मुझे बताओ, अभी तुम लोग को कहीं इसमें गिल्स तुमको दिख रहा है? नहीं भैया। नहीं दिख रहा है ना ना? सर वो बंद है। हाँ बंद है ना, कवर हो रखा है। और कवर कहाँ हो रखा है? ये इस मेम्ब्रेन से देखो, ये ना यहाँ इससे कवर हो रखा है, ठीक है। तो अभी देखो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो जैसे ही खुला तो तुमको दिखा, इसी जगह से तुम्हारा वाटर मतलब क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। मतलब कि लेकिन वाटर यहाँ से थोड़ी ना आ रहा है कि यहीं से ऊपर से आ गया, ऐसे नहीं। पहले माउथ से आ रहा है, फिर उसके बाद वहां से पास हो रहा है, ठीक है। तो एक बार अगर है ना, देखो इसको ध्यान से, ठीक। ये इनहेलेशन है। ऊपर भी देख सकते हो, ऊपर वाला जो डायग्राम है, जो ऊपर वाली जो फिश है, वो यही बता रहा है कि जब ये मुंह खोल रहा है तब उसके अंदर से पानी आ रहा है, और बाद में फिर वही पानी तुम्हारे इस मेम्ब्रेन के पीछे से पास होके चला जा रहा है। और यहाँ तो इसका ये इनहेलेशन है, ये एक्सहेलेशन है। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है और यहाँ से तुम्हारा CO2 और वाटर छोड़ रहा है। हाँ बोलो बेटा। सर मतलब जो ये वाटर है मुंह से जाके गिल से निकल रहा है बाहर। हाँ गिल से निकल रहा है, तुम्हारे बॉडी के अंदर नहीं जाता है। समझ में आ रहा है? जो जो होता है इसके ऊपर ही, मतलब इस वाले इतने पूरे सेक्शन में पूरा पानी जो यूटिलाइज होना होगा, हो जाएगा। जितना काम होना होगा बस उतना हो जाएगा। ये चीज है, समझ में आ गया? गिल्स मतलब क्या ये कहते हैं, सिर्फ पानी ऑक्सीजन गिल्स ले में लेता जाता है है। बॉडी में। पानी गिल्स में जाएगा, वहीं से तुम्हारा सारा सिस्टम होगा, ठीक है। अभी देखो इसको फिर से देखो, और अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। इनहेलेशन हो रहा है, बाद में फिर ये एक्सेलेशन, मतलब बाहर निकल रहा है। और जो बाहर निकलता है वो तुम्हारी और CO2 गैस और तुम्हारा वाटर निकलता है। हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है ये, यहीं पे गिनी पे ऑक्सीजन को अलग करके बॉडी में भेज दीजिए पानी बाहर। ऑक्सीजन को अलग नहीं करता। ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो उसको यूज कर लेता है। ऑक्सीजन को अलग, हाँ मतलब यही गिल्स में यही करता है, वो चीज करता है। तुमने यहाँ देखा रेड रेड कलर का होता है फिश के बगल में, देखा तुमने कभी? हाँ लोग इसको हाँ खाते भी हैं, ये जो देखा गिल्स है ना, करते हुए। तो यही इसी को गिल्स बोलते हैं। देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को गिल्स बोलते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, ये तुम्हारी मतलब ये तुम्हारी, अगर तुम देखोगे नीले रंग की एक वेन जा रही है, और जो रेड कलर की जा रही है वो तुम्हारी आर्टरीज है। और ये तुम्हारे सर्कुलर राउंड में हो रखी है, ज्यादा इसमें सरफेस एरिया कवर कर रखा है। तुम सोचो अगर केवल एक लाइन होती तो कितना होता? तो इसी वजह से इसने क्या किया, राउंड बना दिया, राउंड बना दिया। क्यों? क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया हो गया, और जब ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा तो ज्यादा रेस्पिरेशन कर पाएगा। तो ये चीज है। तो देखो ये क्या है, तो यहीं से तुम्हारे इसी गिल्स से तुम्हारा वाटर आता है, और फिर जो तुम्हारा वाटर आएगा वही तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा सिंपल डिफ्यूज होगा। फिर डिफ्यूज होने के बाद फिर यही जो तुम्हारा ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये फिर उसको बाहर लेके जाएगा। तो एक पर्टिकुलरली एक गिल्स का एक तुम्हारा वो है ना। तो ये देखो ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये उसके साथ ऑक्सीजन आ रही है, बेसिकली वाटर के साथ आ रही है, मतलब कि वाटर के साथ वो डिजोल्व हो रही है। तो ये देखो ये कैपिलरीज है। कैपिलरीज बेसिकली तुम्हारा वेन्स और आर्टरीज के बीच में आता है। मतलब ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि तुम्हारे सेल के बराबर के साइज का होता है। तो ये देखो, ये बड़े आसानी से इसके अंदर चला जा रहा है ना। और जो सेल में जा रहा होगा वो सेल तुम्हारी कैसी हो जा रही होगी, वो तुम्हारी ऑक्सीजनेटेड सेल हो जा रही होगी। और जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, जो जो तुम्हारी CO2 लेकर बाद में छोड़ रहा है, वो तुम्हारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगी। तो ज्यादातर हम लोग ये जो बोलते हैं ना, ब्लू रंग की लाइन है, ब्लू रंग की जो लाइन है वो बेसिकली बता रही है कि जो समय ब्लड है वो तुम्हारा CO2 को ले रखा है। किसको ले रखा है? CO2 को। और जो तुम्हारी रेड वाली लाइन है उसमें जो तुम्हारा RBC है वो ज्यादातर तुम्हारा ऑक्सीजन को ले रखा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये चीज है। इतना समझ लो, जहां भी तुम्हारा ब्लड सिस्टम आएगा, वो ब्लड सिस्टम जहां भी ब्लड को सर्कुलेट किया जा रहा होगा, वो ब्लड को सर्कुलेट तभी कर पाएगा जब तुम्हारा वो कैपिलरीज के होते हुए थ्रू जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन जो डिफ्यूज हो रही है, ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है। तो मतलब हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मतलब सेल के शेप में ही, मतलब क्या कहते हैं, मेरे को उतना ही वो चाहिए, मतलब एक तरीके से मेरे को उतना ही कैपिलरीज का वो फंक्शन चाहिए। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया? हाँ हाँ भैया भैया। ठीक है। तो याद रख लेना, फिश का जो स्पेशल ऑर्गन है जिसकी वजह से वो ब्रीथ कर पा रहा है,
है ना, तो वो है उसका बेसिकली गिल्स है, ठीक है। और ये जो गिल्स है एक साइड नहीं दोनों साइड पाए जाएंगे, बिहाइंड दैट साइड के पीछे साइड, ये चीज हो गया, ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। और ये कवर्ड होते हैं, गिल कवर से कवर्ड होते हैं, इसको गिल कवर बोल देते हैं, सिंपल उस बात ये। लेकिन जो फिश होती है हमें मालूम है कि वाटर में रहती है, और वाटर में जो ऑक्सीजन मिलती है उसको डिजोल्व ऑक्सीजन मिलती है। तो बाद में इसी डिजोल्व ऑक्सीजन को वो क्या करता है, वाटर के थ्रू फिर वो गिल्स की तरफ भेजता है। और इस गिल्स में तुम्हारे पाए जाते हैं बेसिकली क्या पाए जाते हैं, कैपिलरीज पाई जाती है। तो वो कैपिलरीज के थ्रू फिर वो उसको सकिंग करता है, फिर उसके बाद फिर उसको अपने उसके प्रोसेस पे इस्तेमाल कर देता है, ये चीज है ना। तो अभी देखो और देखो, और वीडियो देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। इसको देखो ना, रेस्पिरेशन इन फिश अच्छे से, इसमें भी वही बताने की कोशिश की एकदम सिंपल भाषा में। तो वो फिश टू फिश भी डिपेंड करता है। तो अभी ये देखो ये बता रहा है कि ये 4 to 15 मिलीग्राम लीटर तुम्हारा मतलब क्या एम जी है ना, मिलीग्राम लीटर तुम्हारा ऑक्सीजन डिजोल्व होता है। मतलब 1 लीटर में केवल 4 से 15 ग्राम ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। और तुम सोचो तुम्हारे अर्थ एटमॉस्फेयर में कितनी ज्यादा होती है ना। तो ये ऑक्सीजन जो ऐसे ले पा रहा है, ये ले क्यों पा रहा है, हाँ भैया, क्योंकि ये नहीं, ये ऑक्सीजन ऐसा जो लग रहा है है कि तुम ऑक्सीजन ले पा रहे हो, वो हम बता रहे हैं कि एक्चुअली में वो ऑक्सीजन ले पा रहा है। वो ऑक्सीजन इसी वजह से ले पा रहा है क्योंकि वो गिल्स के थ्रू पास होते हुए जा रही है, ये चीज है ना। डिफ्यूज ऑक्सीजन को वो सक करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज है ना। तो ये देखो इसके दोनों साइड क्या है तुम्हारे, दोनों साइड तुम्हारे बेसिकली ये गिल्स हो रखे हैं ना। और बाद में इन्हीं गिल्स में तुम्हारा ये वाटर जाएगा, फिर वाटर वो डिफ्यूज होकर तुम्हारा बेसिकली जहां जहां तुम्हारा बेसिकली वो होगा। अब ये देखो इसने बता दिया कि जो बेसिकली जिस चीज से कवर होता है वो तुम्हारा ओपरकुलम होता है, उसका नाम क्या होता है तुम्हारा, ओपरकुलम होता है। लेकिन जैसे मान लो कि जो तुम्हारी कार्टिलेजियस फिश होती है वहां तुम्हारा कोई भी ओपरकुलम नहीं होता, जैसे ये हो गया, ये गिल स्लिट्स पाई जाती है वहां, है ना। तो फिश के अकॉर्डिंगली है कि फिश कौन सी है, यहाँ ओपरकुलम है वहां तुम्हारा गिल स्लिट्स है, ये चीज है ना। तो वो देखो यहाँ से तुम्हारा पानी जा रहा है, मतलब पानी बेसिकली वो बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका भी मतलब एक तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, माउथ से पानी ले रहा है, ना कि ये तुम्हारा पीछे से पानी ले रहा है, ये चीज है कि ताकि एक सिस्टम बना रहे, ये है। आप समझ में आ गया, हाँ भैया। हाँ भैया। क्योंकि अब भैया ब्लड, ये हमें पूछना था कि जो हाँ 1 लीटर में 4 से 15 मिलीग्राम वाटर होता है ना, ये मतलब रिवर के कौन सा सरफेस में ऊपर भी एक होता है कि एक नीचे लीटर में चार से ऊपर पंद्रह भी सेम होता है? मिलीग्राम तुम्हारा वो रहता है। 1 लीटर में ये अभी पहले इसको देखो है ना, ये देखो ये ऑक्सीजन आ रही है, इसके साथ डिफ्यूज हो रही है, डिफ्यूज होने के बाद जो जो इस्तेमाल हो रही है, और ये जो CO2 निकल रही है, ये तुम्हारा जहां से इस्तेमाल होकर आ रहा है, ये देखो पानी आ रहा है, ऑक्सीजन इसके अंदर जा रही है, पानी आ रहा है, ऑक्सीजन इसके अंदर जा रही है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सप्लाई हो गई, और बाद में जहां जाके सप्लाई हुई रेस्पिरेशन हुआ। फिर उसके बाद जब रेस्पिरेशन हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां से CO2 बनी, और जब वो CO2 बनी तो बाद में इसी कैपिलरीज के थ्रू ये फिर क्या करी, फिर इसी वेन से कैपिलरीज में ही, और फिर ये कैपिलरीज से होकर निकल गई। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो CO2 कहाँ से निकल रही, कैपिलरीज से निकल रही, ना कि तुम्हारी इस वेन से निकल रही है ना। तो क्यों, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है, कैपिलरीज ही हेल्प करती है कि हमारा किसी चीज का डिफ्यूजन रेट अच्छे से हो सके, ये है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ अब देखो मैं बोल रहा हूँ, जब हम लोग यूनिट लिखते हैं ना, मिलीग्राम पर लीटर, तो इसका मतलब है कि पर लीटर का मतलब हम लीटर के हिसाब से चेक कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हम बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक वैसे ये बोल रहा है कि उसने 3 से लेकर 14 मिलीग्राम पर लीटर तुम्हारा ऑक्सीजन डिजोल्व होती है तुम्हारे पानी में। इसका मतलब है कि अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें केवल 3 से 14 ग्राम ही मिली लीटर तुम्हारा ऑक्सीजन डिजोल्व हो पाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। ये एक उसका रेशियो है। अब 3 से 14 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है, तो वो तुम्हारे वाटर की क्वांटिटी पे मतलब वाटर की लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि वहां प्रेशर कैसा है। अगर जहां ज्यादा प्रेशर होगा वहां की वैल्यू 14 की तरफ जाएगी, जहां प्रेशर कम होगा वहां की वैल्यू 3 की तरफ जाएगी। तभी तुमने देखा होगा कि जब हम लोग जो बेसिकली एक्वेरियम में जब लगाते हैं, जो पानी बबल छोड़ता है, तो उसकी वजह से हम लोग पानी में ऑक्सीजन डालने की, प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, ये चीजें डालने की कोशिश करते हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी तुम्हारा जो हो ना, तुम्हारा बेसिकली बेसिकली वो तुम्हारा ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाए। तो 314 इसी वजह से इसमें इतना वेरिएशन दिख रहा है, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया। हाँ भैया। इस चीज को हमेशा याद रख लेना कि जब भी कोई डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, वो चाहे फिश हो चाहे जो कुछ हो चाहे जो, अगर कभी भी अगर वो डिजोल्व ऑक्सीजन अगर उसको ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो तभी कर पाएगा जब उसके पास कैपिलरीज टाइप की, मतलब क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज होंगी। क्यों, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ऑक्सीजन और तुम्हारे CO2 के मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। तभी वो बड़े आसानी से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने बॉडी से एक्सपेल कर पा रहा है, ये सारी चीजें कर पा रहा है ना। तो फिश के पास कोई भी लंग्स नहीं था हमारे जैसा, है ना। इस वजह से उसके पास भगवान ने उसको गिल्स दे रखा है। अगर हम ये सोचे कि फिश के पास लंग्स नहीं होते लेकिन वो लंग्स को तो डिफ्यूज करा ही सकता है, तो एक काम करते हैं हम उसको बाहर निकाल लेते, नहीं। तो जैसे आप फिश को बाहर निकालोगे वो तुरंत सून खत्म हो जाएगी, क्यों हो जाएगी,
एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है फिर भी क्यों हो जाएगी? क्योंकि भाई फिश के पास लंग्स नहीं है ना, उसके पास वो उसका ब्रीथिंग पैटर्न नहीं, ब्रीथिंग मैकेनिज्म नहीं है, तो उसके पास रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। जब रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा तो फिर वो ऑक्सीजन को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। जब डिसॉल्व नहीं कर पाएगा तो फिर उसके पास आएगा नहीं, क्या क्या चीज नहीं हो पाएगी, उसका रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। और जब रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हो जाएगा खत्म। सीधी बात है, ये चीज है। तो गिल्स को अगर तुम सोच रहे हो कि गिल्स को आप अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लैंड में लेकर आओगे तो वर्क करेगा, तो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गिल्स चाहता है कि उसको जो ऑक्सीजन मिले वो डिसॉल्व इन वाटर मिले, वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में मिले। ये चीज है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया ना? तो ये देखो, ये भी अगर तुम इसमें भी देखोगे तो इसके पास भी ऊपर कॉलम है, और ये देखो इसका रेट ऑफ ब्रीथिंग यहाँ और भी ज्यादा हो गया, इधर और क्यों ज्यादा हो गया पानी के मुकाबले? बताओ मुझे। पानी के मुकाबले इसका टेरेस्ट्रियल एनिमल में, टेरेस्ट्रियल तुम्हारी जगह में और भी ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि भैया इसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, तो और कौन सी हाँ, चीजें ऑक्सीजन लेने के और भी लिए। नहीं मिल रही थी, तो जितना वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकता था उसने उतना करने की कोशिश की। ये चीज है। तो मुझे बताओ अभी भैया तक एक का बार वीडियो वीडियो में और दिखा दिए। भाई इसको मरते हुए जानवर अच्छे लगते हैं भाई। भैया भैया देख रहे हैं, बंगाली कोई भैया। नहीं। हाँ, ये ये भैया चीज है ना। देखो तुम इसलिए देखोगे, अरे हाँ ये देखो है ना। तो इसका ये लास्ट वो था फॉर्मेशन था जब मतलब इससे ज्यादा वो एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकता था। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी हाँ को कोई भैया। डाउट है? अभी तक मैंने जो रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एनिमल ऑफ हैविंग सिंपल ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन ऑफ हैविंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बट इन द फॉर्म ऑफ स्किन्स, इन द फॉर्म ऑफ लंग्स, इन सब में बताओ मुझे, नहीं नहीं भैया। भैया। समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ। अब देखो इसमें भी बता रखा है कि अगर मैं फिश को ले लेता हूँ, अदर भी एक्वाटिक्स एनिमल्स होते हैं जिनमें तुम्हारा गिल्स पाया जाता है ना, तो जैसे प्रॉन्स हो गया, मुसल्स हो गया, तो ये भी हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि गिल्स हर किसी में पाया जा रहा है, क्रस्टेशियस में भी पाया जा रहा है, तो उनमें क्रस्टेशियस में नहीं पाया जा रहा है। तो जिन जिन के पास गिल्स है वो तुम्हारा पानी के अंदर ही रहेंगे, लेकिन जिन जिन के पास गिल्स नहीं है तो वो उनकी एबिलिटी इतनी अच्छी है कि वो ऑक्सीजन को लेने ऊपर जाते हैं, बाद में फिर उसके बाद नीचे फिर से आ जाते हैं। ये चीज है। समझ में आ गया? तो उन्हीं को हम लोग एम्फीबियन भी बोल देते हैं, है ना। एम्फीबियन जो पानी में भी रहते हैं, जमीन में भी रहते हैं। रेप्टाइल वो होते हैं जो रेंगते हैं, ऑर्थोपोडा वो होते हैं जो रेंगते हैं, लेकिन वो तुम्हारे अलग कैटेगरीज में आते हैं। इंसेक्ट्स अलग कैटेगरीज में आते हैं। ये सारी चीजें हैं। मैमेलिया अलग कैटेगरी में आते हैं। ये तुम लोग के 9th में चैप्टर हटा दिया गया। बताओ। ठीक है, ये चीजें हैं। इसका आंसर बताओ। आर्यन। हाँ भैया। What are the special organs of breathing in fish called भैया gills? गिल्स हो गया, वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। आर्यन, अमन, अमन, हाँ भैया। Where are अमन, अमन नहीं है यान। तुम मुझे बताओ गिल्स कहाँ लोकेटेड होती है फिश में? चलो तुम मुझे बताओ प्रणव। भैया भैया गिल्स वहाँ क्या नाम है भैया आगे सी वाले वाला। ऑन सी है ना, ऑन दैट द बोथ साइड ऑफ बोथ इट्स। साइड। वेरी गुड। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ प्रणव। What is the source of oxygen for a fish? ये और they dissolve oxygen in water. अच्छा देखो, अगर कभी भी तुमको डिजोल्व लिख करना है, दो ऑप्शन लिखकर आए, द डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, द ऑक्सीजन इन वाटर, तो तुम डिजोल्व ऑक्सीजन लिखने की कोशिश करना। समझ में आ रहा है ना? ये मत लिख देना कि हाँ केवल द ऑक्सीजन इन वाटर, जो तुम्हें ऐसे लगे है ना, तो कॉम्प्लिकेशन मतलब समझना इस चीज को। आ जाओ यश, अब इसका आंसर बताओ। What is the process of breathing for a fish? Taking in air through its mouth, taking in water through its mouth, and sending it over the gills. B वाला. बी वाला है ना, तो इस चीज को याद रखना। लेकिन अगर मान लो कि मैं इस प्रोसेस को बोलता हूँ कि जिसमें उसने पानी लिया और उसको गिल्स में लाके छोड़ा, तो ये प्रोसेस क्या होगा? इनहेलेशन होगा या फिर एक्सहेलेशन होगा? Inhalation. हाँ, इनहेलेशन होगा ना। ये चीज है। इस चीज को भी याद कराना पड़ेगा। ये रेट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में बड़ा काम आने वाला है। आ जाओ रुद्र, इसका आंसर बताओ। रुद्र भैया है नहीं वो क्लास में। नहीं है? तो चलो ठीक है, तो फिर तुम मुझे बताओ। अमन, अगर अमन है तो क्लास में अमन बताए, नहीं तो फिर प्रणव बताए। नहीं तो भैया How does a fish get rid of the water after the gill has extracted oxygen from it? It is sent back out through the mouth. It is absorbed into the fish's body. भैया सी वाला it goes out through the gill slides.
गिल्स ये सब हो गया ना, मतलब गिल से निकल जाता है। तो मुझे बताओ इसके प्रोसेस को क्या बोलोगे, इनहेलेशन बोलोगे या एक्सहेलेशन बोलोगे? exhalation, एक्सहेलेशन बोलोगे, exhalation. वेरी गुड है ना, एक्सहेल करना, ये चीज हो गया। आ जाओ अब यार मुझे इसका आंसर बताओ। जो डिजोल्व ऑक्सीजन जो तुम्हारे बेसिकली कहाँ से डिजोल्व ऑक्सीजन तुम्हारा फिश वाटर से मतलब क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट करता है, वो तुम्हारे गिल्स के भैया थ्रू गिल करता है, से। इसके गिल से करता है, वेरी गुड है ना। देखो कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, रट नहीं लोगे मेरे साथ, तब तक देख लेना एग्जाम तक जाते जाते क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, ये चीज है ना। आ जाओ अब आयुष इसका आंसर बताओ। How the अंश extracted अंश हेलो अंश 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 आयुष बताओ, हेलो। आयुष। हाँ आयुष बताओ। How is the extracted oxygen transported to all parts of the fish body? हम्म, By simple diffusion, by the nervous system, by the blood, by the tracheal system. Sir, हम्म। uh, sir, by blood. फायदा ब्लड हो गया ना, वेरी गुड। सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ये चीज है। आ जाओ अब अंश तुम इसका आंसर बताओ। What is the fate of the carbon dioxide produced by respiration in a fish? फेट मतलब समझते हो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हुआ जब भी फिश में रेस्पिरेशन होकर वो प्रोड्यूस हुई। It, it is stored in the fish muscle. It is absorbed by the gills. It is brought back by the blood to the gills and expelled into the water. भैया सी वाला। सी वाला ना, वेरी गुड है ना, फिर से गिल्स के पास आई और फिर वहां से वो चीज हो गई। आर्यन इसका आंसर बताओ बेटा। हाँ। What is a what is the respiratory surface of a fish? The surface of its skin, the surface of its fine fins, the surface of its gills, the surface of its scale. भैया सी वाला सी वाला ना, gills. चलो अगला आंसर तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। हाँ भैया मैं बता रहा हूँ. Which of the following organ do not have for respiratory? Gills, the circulatory system, where lungs. लंग्स है ना, लंग्स नहीं होता है ना इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये ऑर्गन का पार्ट नहीं। बाकी सारी चीजें, इस चीज को हमेशा याद रखना। आ जाओ यश अब इसका आंसर बताओ। Why does a fish die soon after being taken out of water? Because the air is too cold, because it doesn't have luck to use the oxygen in the air, because it gets too dry, because it gets get damaged by the sun. B वाला। बी वाला ना, क्यों? क्योंकि उसके लंग्स, अच्छा क्योंकि उसके पास लंग्स नहीं है कि ताकि वो जो ऑक्सीजन जो एयर में है ताकि उसको सरवाइव कर सके, उससे जी सके, वेरी गुड आंसर सही है। कार्तिक इसका आंसर बताओ। What type of oxygen can a fish gill extract? Dissolved oxygen from water. वेरी गुड, इसका अगला आंसर बताओ, तुम ही बताओ। What is the main reason gills cannot take in oxygen from the air on land? The gills dry out and collapse so they don't have a surface to absorb oxygen. The air has too much oxygen. The fish is not used to the temperature. भैया ये वाला कौन सा होगा? है ए. ये वाला। देखो गिल्स का फंडामेंटल ये पानी में इसी वजह से गिल्स काम करता है, पानी में ही करता, बाहर नहीं करता। तो तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारे मछुआरे होते हैं जब वो पानी से बाहर निकालते हैं तो उसमें पानी डालते रहते हैं। अगर गिल्स को थोड़ा बहुत अगर पानी डालते रहेंगे तो उसमें वो ऑक्सीजन को लेता रहता है, वो लेता रहता है ना। तुमने देखा होगा, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे कि थोड़े से पानी में भी वो थोड़ा सा तैरता रहे, बस ये रहे कि वो जिंदा है ना। तो जब भी आप भैया फिश को बाहर निकालोगे तो वो गिल्स ड्राई होने की वजह से ही वो सरफेस की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो फिर वो खत्म हो जाती है। हाँ बताओ, पूछो। भैया पानी क्यों डालते रहता है कि उनको तो मारना ही होता है ना उनको. हाँ पर्टिकुलरली, लेकिन जो लोग होते हैं वो फ्रेश फूड को खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि मेरे सामने ही इसको काटा है, क्योंकि अगर जानवर अपनी बीमारी से खत्म होता है तो वो जो ब्लड होता है वो उसके ब्लड अंदर ही रह जाता है, ब्लड तुम्हारे उसमें सेल्स में अब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर मान लो कि ब्लड में अगर तुम्हारे कुछ बेसिकली अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो वो फिर तुम्हारे थ्रू वो फैलने का कोशिश करेगा। इसी वजह से जो तुम्हारा जो तुम्हारा एनिमल है, अगर हम लोग एनिमल को सामने से अगर काटते हैं, सामने से खाने के लिए करते हैं, तो उसे हमें पता चल जाता है कि नाउ ही इज अ फाइन गाय, इसको खा सकते हैं, इसका जो ब्लड सिस्टम है वो ज्यादा खराब नहीं। तभी तुमने देखा होगा जो लोग मुर्गे काटते हैं, अभी जब तुमको दिखाऊंगा जब नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जब मुर्गा काटते हैं तो कुछ देर के लिए ऐसे डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं उसको? कि ताकि उसका जितना भी ब्लड है वो तुरंत किक आउट हो जाए, क्योंकि जो मरा हुआ जानवर होता है उसका ब्लड एकदम शांत रहता है, आप उसको प्रेस कर करके नहीं निकाल सकते। लेकिन जो एक जिंदा जानवर है उसका हार्ट काम कर रहा है, और जब उसका हार्ट काम करेगा
तो जो ब्लड होगा वो ब्लड फ्लो कर रहा होगा, और जैसे ही आप उसकी गर्दन काटोगे, कुछ काटोगे, तो ब्लड पूरा फ्लो निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, तो जिसकी वजह से हमें दिक्कत नहीं होती, हम पे इन्फेक्शन नहीं आते। ये रीजन है। प्रणव, इसका आंसर बताओ। सर नहीं प्रणव है ने लीव प्रणव। कर दी। चलो ठीक है, आयुष तुम बताओ। व्हाट स्पेशल गिल्स? गिल्स होगा ना, क्या होगा, गिल्स होगा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मुझे बता सकते हैं ट्रैकिया का किसका होता है? कॉकरोच। कॉकरोच है ना, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंसेक्ट्स बोल सकते हैं। यश, अब इसका आंसर तुम आयुष। बताओ। How does the respiration of a fish differ from that of an earthworm according to the text? Fish use lungs while earthworm use gills. Fish exchange gases through their gills while earthworm use their thin and moist skin. B वाला। बी वाला ना, वेरी गुड। तो देखो, तुम्हारा जितना भी रेस्पिरेशन इन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स था ह्यूमन को छोड़कर, वो मैंने सारे करा दिए। अभी मैं बस केवल दो क्वेश्चन लिखूंगा, और उन दो क्वेश्चन में किसी भी एक क्वेश्चन की तुम्हें आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट एंड हाउ, व्हाट एंड हाउ रेस्पिरेशन टुक प्लेस इन अर्थवॉर्म्स, है ना? या फिर अगर अर्थवॉर्म कहीं नहीं लिखा रहेगा, तो तुम्हारा ऑर्थोपोडा भी लिख कर आ जाएगा, ठीक है? ये आराम से तुम्हारा 4 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें तुम ऑर्थोपोडा के भी एग्जांपल दोगे, डायग्राम बनाओगे, तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हाउ, हाँ, है ना, इसमें ये ठीक है। हाउ aquatic animals acquire oxygen to perform its respiration, है ना? ये भैया हो ये गया। क्या लिखा है? फिर हाउ एक्वेटिक एनिमल के बाद हाउ aquatic animal acquire oxygen to perform its respiration, ठीक है, ये चीज है। एंड हाउ रेस्पिरेशन टुक प्लेस इन इट, है ना, ये चीज है। ये एक्योटिक में तो बहुत एनिमल आ गए, जितने सारे, मतलब कोई स्पेसिफिक हाँ तो बताइए जो। बस जरूरी है फिश ही का बता दो, फिश का ही बता दो। जरूरी थोड़ी ना कि मेरे को अलग बताना है। सेम क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो, बस ये है कि जो क्वेश्चन की डिमांड है, पहले क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करोगे, बाद में फिर तुम उसमें अपना देने की कोशिश करोगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम मतलब मान लो कि 8 मिनट, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 मिनट में ये वाला आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है?